रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, इसको हम फिर से पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। In any tax system, registration is the most fundamental requirement for identification of taxpayer, ensuring tax compliances in the economy. Registration of any business unit under the GST law implies obtaining a unique number from the concerned tax authority for the purpose of collecting tax on behalf of the government and to avail input tax credit for the tax on his inward supplies. Without registration, a person can neither collect tax from his customer nor claim any input tax credit of tax paid by him. तो ये इस पैराग्राफ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बेनिफिट्स के बारे में बताया है, जिसको इन लोगों ने नीचे फिर से बताया। रजिस्ट्रेशन will confer the following advantages to the taxpayer. ये एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज तो ऊपर की बात नीचे फिर से बताई है, तो नीचे हम देख लेते हैं। He is legally recognized as supplier of goods and services. ऐसा कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं तो जो सप्लायर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो लीगली recognized हो जाता है for the supply of goods and services. रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के अंदर उसको अपने बिजनेस का नाम बताना पड़ता है, बिजनेस का एड्रेस बताना पड़ता है, कौन सी चीज का वो सप्लाई करने वाला है, गुड्स का या सर्विसेज का, वो उसको मेंशन करना पड़ता है। उसको सामने फिर मिलता है जीएसटीएन नंबर मिलता है, और इस तरीके से क्या हो जाता है, ही इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, He is legally authorized to collect taxes. रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जीएसटी अपने कस्टमर से, अपने रेसिपिएंट से वही कलेक्ट कर सकता है जीएसटी जिसके पास जीएसटी नंबर हो, जिसका रजिस्ट्रेशन किया हो। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ जीएसटी के अंदर तो मैं आपसे टैक्स नहीं ले सकता, मैं स्टूडेंट से टैक्स नहीं ले सकता। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले और फिर टैक्स ले सकता हूँ। He legally authorized to collect taxes. ठीक है, तो ये legally authorized to collect tax. तो पहले एडवांटेज में क्या था, फर्स्ट एडवांटेज में क्या था, है ना, legally recognized as supplier of goods and services, है ना, तो legally recognized हो जाता है। as supplier of गुड्स और सर्विसेज। गवर्नमेंट ही बोल देती है आपके बिहाफ पे कि ये जो बंदा है सप्लायर है, इस चीज का सप्लाई करता है, फिर गुड्स है कि सर्विसेज है, लॉ ही बोल देता है ना। दूसरा एडवांटेज कि आप कलेक्ट कर सकते हो टैक्स, कलेक्ट कर सकते हो जीएसटी अपने कस्टमर से, अपने रेसिपिएंट से, and pass on the credit of tax paid on the goods and services supplied to purchasers and recipient। कलेक्ट करने के बाद वो गुड्स का सप्लाई करेगा, वो सर्विसेज का सप्लाई करेगा, वहां से जीएसटी कलेक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। उसने जो इनपुट जीएसटी पे किया होगा वो आउटपुट में से इनपुट माइनस करके वो बाकी का डिफरेंस गवर्नमेंट को देगा। इसका मतलब वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, वो क्लेम कर सकता है अगर रजिस्टर्ड हो तो। He can claim input tax credit। इसी बात को यहाँ ऊपर भी इसी बात को बताया है। Paid and can utilize the same for payment of tax due on the supply of goods and services। And last में seamless flow of input tax credit from supplier to recipient at the national level। और ये जो input tax credit का जो flow है वो चलता ही रहता है। अल्टीमेटली फाइनली किसको टैक्स बेयर करना होता है, कस्टमर को। तब तक तो, है ना, तब तक तो जितने भी लोग बीच में होंगे, इन लोगों ने टैक्स पे किया होगा इनपुट पे, उनको उनका क्रेडिट मिल जाने वाला है। तो ये पहला पैराग्राफ था, उसके एडवांटेज के बारे में बोलता है ना, कुछ ज्यादा इसके अंदर खास नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू।
चलिए, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ आ गए रजिस्ट्रेशन का। हम इस पे बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। लायबिलिटी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। जीएसटी बीइंग अ टैक्स ऑन इवेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई होता है तो जीएसटी लगता है, तो सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट ऐसा बोलते हैं। एवरी सप्लायर नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड। सेक्शन 22 इसके बारे में कहता है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे कौन कौन से पर्सन्स है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, सेक्शन 22 ऐसा कहता है। चलिए, उसके अंदर कौन लायबल है ध्यान से ना, ये एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड, यहां तक है ना, ये यहां पे आ जाता है। हर एक सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट, जिस स्टेट में वो सप्लाई करता है उस स्टेट के अंदर का, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर, फ्रॉम वेयर, जहां से वो ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना, उन चीजों का सप्लाई करता है जो टैक्सेबल है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, उन गुड्स का सप्लाई करता है, उन सर्विसेज का सप्लाई करता है जो टैक्सेबल है। तो जिस स्टेट से करता होगा, जिस यूनियन टेरिटरी से करता होगा, उस स्टेट में, उस यूटी में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इफ ही इज एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या, टोटल, टोटल जाना जाएगा, टोटल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या, सप्लाई, सेल्स इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 lakhs सब्जेक्ट टू फ्यू एक्सेप्शंस। अब ये जो 20 lakhs की लिमिट है ना, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिमिट होती है, अलग अलग लिमिट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिमिट ऑप्ट की है, ध्यान से, है ना। फिर से एक बार, क्या, इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट मतलब क्या, आपको यहाँ सप्लाई का टोटल करना है, यहाँ पे जो सप्लाई है वो टोटल करने के बाद जाना जाएगा, यानी आपको एग्रीगेट करना है, क्या करना है, एग्रीगेट, एग्रीगेट सर यानी क्या, यानी आपको टोटल करना है, टोटल किसका, सप्लाई का। हाँ जी सर ठीक है सर, इसके अंदर क्या क्या आएगा, एग्रीगेट में क्या क्या टोटल करेंगे हम देखते हैं, यहाँ पे टोटल करेंगे, हर एक चीज को प्लस करेंगे, यहाँ हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इन अ फाइनेंशियल ईयर, याद रखना ये टर्नओवर आपको फाइनेंशियल ईयर में देखना है, जिस साल में आपका सप्लाई, जिस साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर, जिस साल में, प्रीसीडिंग नहीं, पिछले साल की बात नहीं कर रहे, जिस साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से बढ़ जाए, उसी साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करा देना है। तो देखो भाई, अपना तो 20 लाख से एग्रीगेट टर्नओवर नहीं हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सप्लाई करना स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से बिजनेस करना स्टार्ट किया, अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से आगे बढ़ते गए, मेरा टर्नओवर भी बढ़ता गया, 17 lakhs, 18 lakhs, 19 lakhs, 20 lakhs भी हो गया। और जैसे मेरा 20 lakhs मेरा टर्नओवर हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, तो 30 डेज के अंदर अंदर, जैसे 20 lakhs एक्सीड हो जाए, 30 डेज के अंदर अंदर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को, अथॉरिटी को अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। 20 lakhs एक्सीड हो जाने के बाद 30 डेज में अप्लाई कर देना है, समझ में आया ना। इन अ फाइनेंशियल ईयर, याद रखना फाइनेंशियल ईयर देखना है, एक्सीड 20 lakhs, है ना। जब रजिस्ट्रेशन देखोगे ना, तो रजिस्ट्रेशन में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो फाइनेंशियल ईयर की है, लेकिन जब हम कंपोजिशन स्कीम देखेंगे ना, कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ एंड 75 lakhs, जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर आपको पिछले साल का देखना है, पिछले साल का, प्रीसीडिंग ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन करने में जो ये 20 lakhs की लिमिट है टर्नओवर की, वो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की देखनी है, जबकि कंपोजिशन स्कीम की मैं बात करूं, वहां पे जो 1.5 करोड़ या 75 lakhs की बात की गई है, वहां प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, तो ध्यान देना इसमें, ठीक है, क्लियर। चलिए सर, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई, तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है सर, आपका आएगा टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या, ऐसी सप्लाई जिस पे जीएसटी लगता ही है, ठीक है ना। मोबाइल फोन हो गए,
लैपटॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, जिसमें जीएसटी लगता ही है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो आपने कितना किया? आप तो सप्लायर हो, है ना, आपने टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना किया? हो सकता है एक सप्लायर जो है, एक सप्लायर है वो क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी सप्लाई करता है, एसईबी सप्लाई करता है जो एग्जम्प्टेड है, एसईबी सप्लाई करता है जो एक्सपोर्ट है ना। हो सकता है नहीं एक ही बंदा अलग अलग तरीके से सप्लाई कर सकता है ना, टैक्सेबल चीजों का भी सप्लाई कर सकता है, नॉन टैक्सेबल चीजों का भी सप्लाई कर सकता है। तो क्या देखा जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई आपने जो किया वो उसको ले लो, प्लस क्या ले लो, एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर आपने कोई एग्जम्प्ट सप्लाई की है तो भी यहाँ पे ले लो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्जम्प्ट सप्लाई भी एग्रीगेट के अंदर आ जाएगा। एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है? एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या हो सकता है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो सकता है सर? नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया, है ना, नील रेट पे सप्लाई हो गया, है ना, जीरो रेट पे सप्लाई हो गया। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नील रेट पे सप्लाई, जीरो रेट पे सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या? कुछ चीजें हम सप्लाई करते हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है ना, ठीक है ना। फिर जीरो रेट का मतलब क्या? जीरो रेट पे क्या आता है, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको याद है, मैंने कहीं पे लिख के रखा है। जीरो रेट में क्या आएगा, सुनो बच्चों, जीरो रेट के अंदर क्या आने वाला है, एक्सपोर्ट सप्लाई। हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो जीएसटी नहीं लगता है ना। बहुत सारे एक्सपोर्ट के अंदर टैक्स लगता ही नहीं है, क्योंकि टैक्स लगेगा तो फिर चीज महंगी हो जाएगी, तो फॉरेन मार्केट में टिकेगी नहीं। तो एक्सपोर्ट सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, जीरो रेट सप्लाई। नील रेट में क्या आने वाला है, सॉल्ट आ जाएगा। नील रेट में यानी क्या आएगा, सॉल्ट पे नील रेट लगेगा, है ना। फिर ग्रेन्स है एटसेट्रा, इसमें क्या है, नील रेट है। हम क्या कर रहे हैं, हम जान रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जानना जरूरी है क्योंकि हमको मालूम करना है कि आपकी सप्लाई जो थी वो 20 लाख से बढ़ी कि नहीं बढ़ी। लेकिन इस 20 लाख की सप्लाई के अंदर सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई नहीं देखा जाएगा। जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सप्लायर अगर ये सब चीज का सप्लाई करता होगा, टैक्सेबल सप्लाई करता होगा उसको भी ले लो, एग्जम्प्ट सप्लाई करता होगा उसको भी ले लो, एक्सपोर्ट सप्लाई करता होगा उसको भी ले लो, एंड इंटरस्टेट सप्लाई करता होगा उसको भी ले लो, है ना। इन सभी को आप ले लो और ये आ गया आपका एग्रीगेट सप्लाई आपका आ गया। अगर ये 20 लाख से एक्सीड हो जाए, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। बट क्या मत लेना, क्या मत लेना, पर्सन हैविंग द सेम पैन, यानी सेम पैन पे रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें उसका सेम पैन है, समझा था उसका मतलब क्या, कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एक्सक्लूडिंग, इसके अंदर ना लेना जीएसटी एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज। इसके अंदर क्या नहीं लेना, ये तो जीएसटी नहीं लोगे आप, ठीक है ना। हमने सप्लाई किया तो सप्लाई किया होगा तो हमारे पास जो पैसे आए होंगे, है ना, वो जीएसटी के साथ आए होंगे, तो उसमें जीएसटी की वैल्यू माइनस कर देना, वो नहीं देखा जाएगा। जीएसटी को लिए मगर 20 लाख बढ़ना चाहिए, 20 लाख से होना चाहिए। एंड क्या नहीं लेना, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, है ना। इनवर्ड सप्लाई एक तो आउटवर्ड और एक तो इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या, आपने परचेस किया, आपने क्या किया होगा, परचेस किया होगा, परचेस किए, जिसपे आपको, जिसपे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ता है। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड आपने परचेस किया, समझ में आया, तो फिर परचेस के अंदर आ जाने वाला है, वो सप्लाई में थोड़ी आएगा, तो रिसिप्ट में आएगा, है ना। आउटवर्ड की बात नहीं कर रहे, इनवर्ड की बात कर रहे, ठीक है, क्लियर।
चलिए अब ये थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे इधर, इसकी वजह से मुझे अलग से फिर से इसको बनाना पड़ रहा है वीडियो को। अब ये जो 20 लाख की लिमिट की बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 lakhs 10 lakhs, ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अभी भी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 lakhs की है, दोनों के लिए। बोथ मतलब क्या, गुड्स के सप्लायर के लिए एंड सर्विस के सप्लायर के लिए, दोनों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10 lakhs देखी जाएगी। इन स्टेट्स में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, MMTN, जहां पे 10 lakhs की लिमिट है। ऑब्जेक्टिव में पूछे इन चार में से कोई भी नाम हो तो 10 lakhs की थ्रेशोल्ड लिमिट लिखोगे। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे स्टेट्स हैं जिन लोगों ने 20 lakhs की लिमिट ऑप्ट करके रखी हुई है। आंध्र प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, इसको हम क्या बोलते हैं, सम टेक। एस का मतलब सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड पौंडीचेरी। क्लियर? तो कितने स्टेट्स हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए 4, फिर यहाँ हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टेट्स हो गए। बाकी जितने भी स्टेट्स बाकी बचे उसमें सर्विसेज के लिए 20 lakhs एंड गुड्स सप्लाई करते हो तो 40 lakhs। यानी गुजरात की बात करें तो गुजरात 40 lakhs में आ गया, गुड सप्लाई करते हैं एक्सक्लूसिवली तो 40 lakhs में, और सर्विस में आ गया 20 lakhs, जिससे बाकी सबके स्टेट आ गए, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स सब इसके अंदर आ गए। क्लियर? 10 lakhs की लिमिट किसके लिए है, 20 lakhs किसके लिए है, एंड बाकी सब स्टेट्स के लिए 20 और 40 lakhs की लिमिट है। चलो ओके, नेक्स्ट पेज पे। अच्छा ये तो वही लिखा है जो मैंने आगे लिख दिया था, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, MMTN, इसके लिए 10 lakhs की लिमिट है। AP, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, इसके लिए 20 lakhs की लिमिट है, दोनों के लिए। और ये जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स के लिए क्या था, अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो इंटरस्टेट के अंदर तो 40 lakhs एक्सक्लूसिव गुड्स होना चाहिए एंड सर्विसेज के लिए 20 lakhs। क्लियर? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट, लिमिट वुड बी 20 lakhs। अगर ये सप्लाई करोगे तो 20 lakhs की लिमिट है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर GST, नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन under GST। Okay, just a moment. Okay, nature of registration under GST. The registration is GST is a PAN based and state specific। देखो पहली लाइन क्या बोलते हैं कि पैन बेस्ड है एंड स्टेट स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। अगर पैन नंबर नहीं है तो पहले आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा और फिर ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो पैन बेस्ड है। एंड दूसरा स्टेट स्पेसिफिक है। स्टेट स्पेसिफिक का मतलब क्या, जितने स्टेट में आप सप्लाई करते होगे, जितने स्टेट से सप्लाई करते होगे उन सभी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। स्टेट स्पेसिफिक है। अगर आप सिर्फ गुजरात के अंदर ही सप्लाई करते हैं, गुजरात के बाद सप्लाई नहीं करते हैं, तो गुजरात में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Supplier has to register in each such state or UT from where he affects supply। हर एक स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जहां से वो सप्लाई करता है। In GST registration, the supplier is allotted a 15-digit GST identification called GSTN number। आप रजिस्ट्रेशन कराओ और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको 15 डिजिट का GST
जीएसटी इन नंबर मिलता है। क्या मिलता है? 15 डिजिट का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है ना, 15 डिजिट का। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन incorporating therein this GST identification number is made available to applicant on the GSTN common portal। आपको ऑनलाइन ही सब कुछ करना है। द फर्स्ट 2 डिजिट, अभी जो 15 डिजिट का जो आपको जीएसटीएन नंबर मिलता है, वो उसमें जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, क्या डिनोट्स करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। चलिए फिर से एक बार, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने पे आपको 15 डिजिट्स का जीएसटीएन नंबर मिलता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द जीएसटीएन इज द स्टेट कोड। अब इसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं ना, ये वाले पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो आपको दिखाते हैं स्टेट कोड। क्या दिखाते हैं? स्टेट कोड। तो गुजरात के अंदर जहां पे भी जो भी सप्लायर रजिस्टर्ड है गुजरात के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट कोड दिखाता है? 24। गुजरात के लिए स्टेट कोड कौन सा है? 24 है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से स्टेट कोड है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां तक जो जितने भी डिजिट्स होते हैं वो आपका होता है पैन नंबर। पहले 2 डिजिट स्टेट कोड के लिए होते हैं, है ना, जैसे गुजरात का है 24, है ना, किसी का भी ऐसा भी हो सकता है 3, तो 03 लिखा जाएगा, 07 लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर जो 10 डिजिट्स आएंगे, वो जो सप्लायर होगा, सप्लायर का जो पेन नंबर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। फिर इसके बाद जो 13 डिजिट्स है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए 2 डिजिट, है ना। फर्स्ट 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट हो गए, वो किसके लिए था? स्टेट कोड के लिए था। फिर 10 डिजिट्स हो गए, वो किसके लिए था? पैन के लिए था। फिर 13 नंबर वाला डिजिट, 13 14 जो भी है डिजिट, है ना, ये किसके लिए था? ये था स्टेट कोड के लिए। फिर ये जो पैन नंबर होगा सप्लायर का, उसके लिए। फिर ये एंटिटी कोड है, एंटिटी कोड है ये, है ना। देखते अंदर क्या लिखा है, देखिए। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन ऑफ द लीगल एंटिटी, द नेक्स्ट 2 डिजिट्स आर फॉर एंटिटी कोड, है ना, यानी 13 एंड 14 डिजिट जो होगा वो एंटिटी कोड के लिए है। एंड द लास्ट डिजिट इज चेक सम नंबर, और जो लास्ट डिजिट जो होता है लास्ट वाला, है ना, वो चेक नंबर होता है ना, जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट अ टैक्स। अच्छा हो गया। अभी जो एंटिटी कोड जो होता है ना, उसकी बात करते हैं। अभी एंटिटी कोड का मतलब क्या? अगर आपका एक ही स्टेट के अंदर, सेम स्टेट में आपका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, समझ में आया क्या कह रहा हूं? अगर आपका सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, तो यहां दिखाएगा, एंटिटी कोड में दिखाएगा कि आपके कितने रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका एक ही रजिस्ट्रेशन है स्टेट के अंदर, तो ये दिखाएगा 1। एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए सेम स्टेट के अंदर, तो ये दिखाएगा जितने रजिस्ट्रेशन हो गए वो उतने। जनरली क्या होता है कि अगर आप अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में हो, सेम स्टेट में अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोचिंग क्लास करता हूँ, और अगर मेरा रेस्टोरेंट भी है, मैं पिज्जा भी बेचता हूँ, तो ऐसे केसेस में अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हो गए, तो कोचिंग क्लास के लिए जीएसटीएन नंबर अलग होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग होगा, तो यहाँ दिखाएगा एंटिटी कोड के अंदर, ठीक है ना। ओके, क्लियर। फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड के लिए, बाकी के 10 डिजिट पैन नंबर के लिए,
फिर 13 एंड 14 डिजिट होगा, वो स्टेट एंटिटी कोड के लिए होगा। वो सेम स्टेट के अंदर सेम पेन पे, सेम स्टेट में सेम पेन में अलग अलग रजिस्ट्रेशन दिया होगा अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स के लिए, तो यहाँ दिखाएगा। ऐसा ऐसा पढ़ा है मैंने कहीं पे कि 35 बिजनेस वर्टिकल्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो मैक्सिमम, सेम स्टेट के अंदर। क्लियर? एंड फिर लास्ट डिजिट जो आता है वो क्या होता है, चेक लिस्ट। क्या बोलते हैं लास्ट डिजिट को, कहाँ गया, इज इट चेक सम नंबर, चेक सम नंबर। वो अल्फाबेट भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है लास्ट वाला नंबर, चेक डिजिट बोलते हैं उसको। वो कैसे जनरेट होता है उसका लॉजिक भी है, उसका ना पूरा फंडा भी है, लेकिन अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट अ टैक्स स्पेसिफिक, देखो ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट अ टैक्स स्पेसिफिक, यानी अलग अलग जीएसटी पे करने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, यानी सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए, आईजीएसटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, ऐसा नहीं है ना। वो स्टेट स्पेसिफिक है, टैक्स स्पेसिफिक नहीं है ना। रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टेट स्पेसिफिक है लेकिन टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, ये याद रखोगे। A business entity having its branch in a multiple states will have to take separate state-wise registration for the branches in the different state. अलग-अलग स्टेट में अगर आपकी ब्रांचेस हैं, तो सभी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। But within a state, an entity with different branches would have single registration, wherein it can declare one place as a principal place of business and other branch as additional place of business. मान लो अगर मेरी अलग अलग ब्रांचेस है बड़ौदा के अंदर, तो मुझे अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, मुझे सेम रजिस्ट्रेशन पे ही काम करना है, जिससे मुझे एक प्लेस को बोलना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हेड ऑफिस बोलना पड़ेगा, और बाकी को मैं क्या बोलूंगा, ब्रांच बोलूंगा। However, a business entity having separate business verticals, जिसके बिजनेस वर्टिकल्स अलग अलग होते हैं, as defined in section 218 in any state may obtain, see the word may obtain a separate registration for each business vertical, यानी कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग क्लास भी है, मेरा एक रेस्टोरेंट भी है ना, मेरा गारमेंट का भी बिजनेस है, तो ऐसे केसेस में अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हुए, मैं चाहूँ तो सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, कंपलसरी नहीं है। चलिए इसके नीचे का पैराग्राफ, जनरली the liability to register under GST arise when you are a supplier within the meaning of the term, आप सप्लायर हो, सप्लायर की मीनिंग के अंदर, है ना, and also your aggregate turnover in financial year above the exemption limit threshold limit 20 lakhs, तभी arise होगी। However, GST law enlist certain categories of supplier who are required to get compulsory registration irrespective of their turnover, that is to say threshold exemption 20 lakhs is not available to them. Some of such supplier who need to register compulsory, ठीक है, वैसे तो थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी सप्लाई की टर्नओवर की, एग्रीगेट टर्नओवर की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें ये लिमिट देखी जाएगी नहीं, इसे बोलेंगे हम टैक्सेबल पर्सन, कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना, कंपलसरी। तो ये आ जाता है सेक्शन 24 हिस्सा है, अंडर सेक्शन 24 में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैं जरा सेक्शन देख लेता हूँ, 22 एंड 24, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जिसमें इन सब लोगों के नाम है। इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो इंटरस्टेट में कंपलसरी करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन। Person receiving supplies on which tax is payable by recipient on reverse charge mechanism RCM basis पे tax पे करना पड़ेगा। Casual taxable persons हो, है ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स हो, इन सब के बारे में मैंने टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में बताया है। अगर इन सब के बारे में जानना चाहता हो तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में मैंने बताया है आपको, तो वो आपको ओपन करके देख लेना पड़ेगा, अभी यहाँ फिर से नहीं बता रहा हूँ।
इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं वो, a person having supply on which tax is payable by recipient on RCM basis, casual taxable person है, non resident taxable persons है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, ये वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर, फिर टीडीएस डिडक्टर्स है, एजेंट है, प्रिंसिपल जो एजेंट हेल्प करता है उनकी सप्लाई के अंदर, है ना, तो वो भी, एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एसेस और रिट्रायल सर्विसेज, ओएडा सर्विसेज बोला करते थे हम, है ना, वो इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट बाकी रहता है, एक लेक्चर और चाहिए होगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा।